मैं आपको पहले 4 आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। 2003 में यूएस इराक को इन्वेड करता है और वहां की गवर्नमेंट को गिरा देता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास इसराइल पे टेररिस्ट अटैक करता है जिसमें 1200 लोगों की डेथ हो जाती है। 22 जून 2025 को यूएस ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर देता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सारी न्यूज में एक चीज कॉमन है, ये सब मिडिल ईस्ट की न्यूज है। मिडिल ईस्ट हमारी दुनिया का एक ऐसा रीजन है जहाँ शायद ही कभी शांति रहती है। वैसे तो ये रीजन वर्ल्ड के सारे प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का ऑलमोस्ट 50% होल्ड करता है, जिसकी वैल्यू अराउंड $52 ट्रिलियन आती है। बट वहीं यहाँ पिछले 25 सालों में वॉर्स और टेररिस्ट अटैक के कारण ऑलमोस्ट 10 लाख सिविलियंस अपनी लाइफ खो चुके हैं। क्यों इतनी ऑयल वेल्थ के बाद भी यहाँ के लोग एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते? क्यों मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं? चलिए समझते हैं। In a shocking development, a former Iranian military commander has dropped a bombshell. इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले। डेट है 16 मई 1916। वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर है। एक साइड है एलाइड पावर्स जिसमें है ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस और रशियन एम्पायर, और दूसरी साइड है सेंट्रल पावर्स जिसमें आते हैं जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। और इस दिन लंदन में एक सीक्रेट मीटिंग हो रही है ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्क साइक और फ्रेंच डिप्लोमेट फ्रैंकस जॉर्ज पिकेट के बीच में। इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर, जो उस टाइम पे मिडिल ईस्ट को रूल करता था, उसे कैसे फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनीज में डिवाइड किया जाएगा। बस इस एक मीटिंग से मिडिल ईस्ट के लाखों लोगों की डेस्टिनी को फिक्स कर दिया जाता है। 1918 में फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है और ऑटोमन एम्पायर को साइक्स पिकेट प्लान की तरह कई सारे नए स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। और वहां पे जो लोग सालों से रह रहे होते हैं, जिसमें अरब, कर्ड्स और बहुत सारे एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग हैं, उनसे एक बार पूछा भी नहीं जाता। बस आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बना दिए जाते हैं बिना असली ग्राउंड रियलिटीज को जाने हुए। जैसे कि कर्ड्स, जो एक ईरानियन एथनिक ग्रुप है, उसे 4 कंट्रीज टर्की, सीरिया, इराक और ईरान के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। बट इस डिवीजन का सबसे बड़ा विक्टिम है इराक। सच्चाई ये है कि 1920s तक इराक नाम का कोई देश ही नहीं था। इस प्लान के अंदर इराक को एक कंट्री की तरह बनाया जाता है, बट उसमें बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोसुल रीजन जो नॉर्थ इराक में है वो कर्ड डोमिनेटेड होता है। बगदाद रीजन जो सेंट्रल इराक में है वो सुन्नी अरब डोमिनेटेड, और बसरा रीजन जो साउथ इराक में है वो शिया डोमिनेटेड। और इन सारे कम्युनिटीज के विजन्स और कस्टम्स इतने डिफरेंट हैं कि ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी कारण से इराक में कभी भी लोगों के अंदर कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं बन पाई। और ये सेम चीज सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के साथ भी हुई है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई मिडिल ईस्ट में हमेशा कोई ना कोई सिविल वॉर, प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन होता रहता है। एक्ट 2, द कर्स ऑफ ऑयल। यहाँ से ये पूरी स्टोरी और भी डार्क टर्न लेती है। 1908 में पहली बार ईरान में ऑयल डिस्कवर हुआ था, फिर 1927 में इराक में और 1938 में सऊदी अरेबिया में। और सडनली सबको रियलाइज हुआ कि ये बंजर डेजर्ट एरिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स के ऊपर बैठा हुआ है। एंड दिस इज अ ब्लेसिंग, राइट? इस ऑयल से इतनी वेल्थ जनरेट हो सकती है कि इस पूरे एरिया को बदला जा सकता है। बट हुआ इसका एकदम उल्टा। ऑयल से पहले गवर्नमेंट को अपने लोग को टैक्स करना पड़ता था फंक्शन करने के लिए, और जब गवर्नमेंट लोग को टैक्स करती है तो लोग कुछ डिमांड करते हैं रिटर्न में। रिप्रेजेंटेशन, राइट्स और अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। बट अब यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो ऑयल को बेच के अपने आप को पूरी तरह फंड कर सकते थे। और इसलिए यहाँ के डिक्टेटर्स और रूलर्स और अथॉरिटेरियन हो गए। वेल्थ सिर्फ मोनार्क और डिक्टेटर्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो गई और लोग पॉलिटिकली वॉइसलेस हो गए। इकोनॉमिक्स इस चीज को रिसोर्स कर्ज कहते हैं। जिन कंट्रीज में ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनमें नॉर्मल कंट्रीज के मुकाबले कम इकोनॉमिक ग्रोथ और कम डेमोक्रेसी देखी जाती है। और जहां वैसे ही इतने डिविजन्स हुए हैं ड्यू टू डिफरेंट कम्युनिटीज, वहां पे एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को और बुरा कर देती है। एक्ट 3, द वेस्टर्न बैटल ग्राउंड। कोल्ड वॉर के टाइम पे मिडिल ईस्ट एक बैटल ग्राउंड बन गया था। सारी बड़ी कंट्रीज इस पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी, और इसको मैं समझा सकता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसादिक, जो एक प्रोग्रेसिव लीडर थे। उन्होंने ईरानियन ऑयल, जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर था, उसे नेशनलाइज कर दिया था, ताकि ईरानियन ऑयल का बेनिफिट ईरानियंस को हो, ना कि ब्रिटिश कंपनीज को। बट ये बात ब्रिटिशर्स और यूएस को पसंद नहीं आई, और फिर CIA की हेल्प से 1953 में ईरान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहां मोनार्की ला दी जाती है। आप खुद सोचो, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके मोनार्की ला दी जाती है जस्ट टू कंट्रोल द रिसोर्सेज। और इस फॉरेन इंटरवेंशन का पीक आता है 2003 में, जब यूएस आर्मी इराक को इन्वेड करती है और वहां के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को हटा देती है। सद्दाम हुसैन एक काफी ब्रूटल डिक्टेटर था, बट उसने इराक को एटलीस्ट बांध के रखा था।
जब यूएसए इराक को इन्वेड किया तो उन्होंने इराकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया, जिसके कारण लाखों ट्रेन सोल्जर्स जो मेनली सुन्नी थे वो जॉबलेस हो जाते हैं। इसके बाद यूएसए एक शिया गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। इस वजह से सुन्नी सोल्जर्स अपने आप को मार्जिनलाइज फील करने लगे और रेडिकल्स के साथ जुड़ गए। इससे फॉर्म हुआ आईसिस, एक टेररिस्ट ग्रुप जिसने 2013 से 2017 तक इराक में एक सिविल वॉर करी। सो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, मिडिल ईस्ट में हमेशा वॉर क्यों होती रहती है? जेन्युइनली इसका कोई एक रीजन नहीं है। आर्टिफिशियल बॉर्डर्स, अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप और कांस्टेंट वेस्टर्न इंटरवेंशन, हर फैक्टर दूसरे को फीड करता है। वीक स्टेट इंटरवेंशन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इंटरवेंशन क्योस क्रिएट करता है, क्योस एक्सट्रीमिज्म को ब्रीड करता है और एक्सट्रीमिज्म इंटरवेंशन को जस्टिफाई करता है और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये याद रखें कि हर स्टैटिस्टिक, हर बॉर्डर, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे मिलियंस ऑर्डिनरी लोग हैं। लोग जो सिर्फ काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज रेज करना चाहते हैं और पीस में रहना चाहते हैं। लोग जिनके वही ड्रीम्स हैं जो मेरे और आपके हैं। वो लोग डिजर्व करते हैं एक बेटर लाइफ, ना कि दूसरों की वॉर का विक्टिम बनना। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हम हिस्ट्री में हुई गलतियों को सुधारने के लिए रेडी हैं या अगले 100 साल भी मिडिल ईस्ट के पिछले 100 साल जैसे ही जाएंगे? नमस्कार।